Hello warriors, welcome to my YouTube channel Filter Coffee Classes. I'm going to start a series and इस सीरीज में हम DSSB के सारे प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे. As you know, टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो जब तक आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाया इसका मतलब आप एक पेपर क्रैक कर ही नहीं सकते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो है TGT नेचुरल साइंस का जो हुआ था 25/9/21 को. शिफ्ट 1 है ये. 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स कॉल्ड फाइबर ऑप्टिक्स. तो फाइबर ऑप्टिक्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है वो है TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. First, the focal length of a converging lens is positive. The power of a converging lens is negative. The power of a converging lens is positive. तो यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ और पावर बतानी है जो कि दोनों ही पॉजिटिव होती हैं. तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 आर करेक्ट. ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. फर्स्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज नॉट एन इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज एन इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल. एंड थर्ड, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से डिड्यूस किया जा सकता है, जिसे हम ये बोल सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल नहीं है. ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 आर करेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. द वेव विद द फ्रीक्वेंसी अबव द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड. अबव द ऑडिबल रेंज की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक. उन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स. और बिलो जो होती हैं वो कहलाती हैं इंफ्रासोनिक वेव्स. क्वेश्चन नंबर 5. द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना ऑफ एन आई इज फिल्ड विद. वो है विट्रस ह्यूमर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. साउंड वेव्स क्या हैं? साउंड वेव्स मैकेनिकल हैं? हाँ हैं. क्या वो इलेक्ट्रॉनिक हैं? नहीं. साउंड वेव्स केवल मैकेनिकल वेव्स हैं. इस बेसिस पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ वर्क एनर्जी इन जूल. तो 1 कैलोरी कितना होता है? 1 कैलोरी एक्चुअली होता है 4.184 जूल. ओके, 1 कैलोरी. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया. सेकेंड ऑप्शन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. करेक्ट. बी ऑप्शन हमारा सही है. 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻6 जूल. नहीं, ये होता है 10⁻⁻7 जूल. डी ऑप्शन 1 किलो वॉट आवर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁻6. नहीं, ये -6 नहीं +6 जूल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल एजेंसीज कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अ बॉडी इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस. वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. एन एवरेज ह्यूमन बीइंग कैन हियर साउंड फ्रीक्वेंसी अप टू. कितने तक सुन सकते हैं? कितने लिमिट है? 20 हर्ट्ज से कितना है? 20 के हर्ट्ज. तो अपर लिमिट क्या है हमारी? 20 के हर्ट्ज. ऑप्शन बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. इज आर कॉल्ड फ्लूइड. तो गैस और लिक्विड दोनों ही फ्लूइड कहलाते हैं. तो ऑप्शन नंबर 1, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11. पास्कल्स लॉ इज कंसर्न्ड विद. पास्कल्स लॉ किससे कंसर्न है? तो पास्कल्स लॉ इज बेसिकली कंसर्न विद द प्रेशर इन अ लिक्विड. ऑप्शन 1 इज करेक्ट.
Question number 12. Which of the following is can be treated as रियल ऑब्जेक्ट? इनमें से किसे रियल ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1, द पॉइंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर द इंसिडेंट रेज डाइवर्ज, करेक्ट. Option B, the point where the incident rays would meet if there were no mirror, wrong. Only option 1 is correct. Question number 13 है, if the displacement delta x is small, we can take the force Fx as approximately constant and the work done is done. देखिए वर्क डन इज इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है. कॉस थीटा जब हमारा वेरी स्मॉल होता है, एस कॉस थीटा जब वेरी स्मॉल है तो उसे लिख सकते हैं डेल्टा एक्स. तो हमारा क्या डिराइव होके आ जाएगा, W इज इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स. ऑप्शन डी करेक्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. फॉर एयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इज 1. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 15. In a ballistic demonstration, a police officer fires a bullet of mass 60 gram with the speed 200 meter per second on a soft plywood of thickness 4 centimeter. The bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? एमरजेंट स्पीड पूछी गई है, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी इन्होंने पूछी है. इनिशियल इन्होंने दे रखी है, इनिशियल वेट दे रखा है 60 ग्राम है, जिसे केजी में करेंगे. मीटर पर सेकेंड में इन्होंने स्पीड दे रखी है. जिसे किलोमीटर में चेंज करेंगे हम, किलोमीटर पर सेकेंड में जिसे हमें चेंज करना होगा. तो इनिशियल फर्स्ट हमें यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का भी 10% निकालना होगा. तो जब सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखिए जब सारी वैल्यूज यहाँ पे हमने पुट की तो यहाँ पे हमारा आया, कितना आया, 1200 जूल. कितना आया, 1200 जूल. इसका 10% जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 120 जूल. कितना, 120 जूल. अगेन जब 120 जूल हमारे पास आ गया तो अगेन हम हाफ mv² फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इक्वल्स टू 120 कर देंगे. मास हम यहाँ पे पुट करेंगे, लुक हियर. मास अगेन हमारा 60 ही रहेगा, सेम 60. मास यहाँ पे हम 60 रखेंगे, ठीक है. 120 से के इक्वल कर देंगे. यहाँ पे तो हमारी निकल आएगी क्या, फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v फाइनल. कितना आ जाएगा, 56.56. That is our answer. Question number 16. According to Newton's third law of motion, mark the correct option. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ऑप्शन चेक करने हैं. ऑप्शन 1 है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज सो दे कैन बी कैंसल्ड आउट. नो, कैंसल्ड आउट नहीं, ये ऑप्शन रॉन्ग है. सम जीरो हो जाता है. हाँ देखिए ऑप्शन सेकेंड देखिए, द इनिशियल एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी डू हाउएवर सम इज जीरो. यस, क्या होता है, सम जीरो होता है. जिस बेसिस पर क्या हो गया, ऑप्शन 2, ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट. ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17. When light meets a surface separating two transparent media, choose the correct code. When the light meets a surface separating two transparent media, तब क्या होगा, क्या वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा? हाँ होगा. क्या वहाँ रिफ्रैक्शन होगा? हाँ. दोनों ही प्रोसेस वहाँ फॉलो करेंगे. तो बोथ 1 and 2 फॉलो. क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18.
If the net external force is zero, a body at rest continues to remain at rest and a body in motion continues to move with a uniform velocity. This property of body is called, इसे हम बोलते, ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया. ओके, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया. ये क्या है? इनर्शिया. क्वेश्चन नंबर 19. A bullet of mass 0.08 kg moving with a speed of 50 meters per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 40 centimeters. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? Look, यहाँ पे उन्होंने देखिए एवरेज रेजिस्टिव फोर्स पूछा गया है. एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है? एम ए. मास हमें पता है, एक्सीलरेशन नहीं, रिटार्डेशन पूछा हुआ है, तो फर्स्ट हमें रिटार्डेशन यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा. और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने मास दे रखा है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है 40 सेंटीमीटर. देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. फाइनल वेलोसिटी है हमारे यहाँ पे 0 है, इनिशियल हमें दे रखी है, एक्सीलरेशन दैट इज हमें जो कि हमें निकालना है, जो कि हमारा यहाँ पे क्या रिटार्डेशन होगा, और डिस्टेंस भी हमें यहाँ पे दे रखा है. तो सारी चीज़ें जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे रिटार्डेशन की हमारे पास निकल के आएगी. तो पूरा सॉल्व करने के से अच्छा है आप इसे डायरेक्टली एफ इज इक्वल्स टू एम ए फॉर्मूले में इसे पुट करिए, एंड सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा, वो क्या होगा, एफ इज इक्वल्स टू 250 न्यूटन, जो कि हमारा एवरेज रेजिस्टिव फोर्स होगा. तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following equation is the correct representation of momentum? Momentum that is P. P is equals to होता है mass m into v. ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट. Which of the following will have the electronic configuration of 28, 18, 32, 18, 81? इसमें क्या करना है, सिंपली सारे नंबर्स को जब आप ऐड करोगे तो आएगा 87, जो कि फ्रेंसियम का एटॉमिक नंबर होता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the reason for an iron core increasing the magnetic field of a coil of wire? एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड क्यों इंक्रीज हो जाती है, आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है. तो ऑप्शन 1 है द आयरन एटम्स लाइन अप टू ऐड द मैग्नेटिक फील्ड. ट्रू, सही है. आयरन इज अमंग अदर थिंग्स अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड. नहीं, एक्चुअली ये रीज़न नहीं है. इसका करेक्ट रीज़न यही है कि जो आयरन एटम्स होते हैं वो लाइन अप हो जाते हैं और जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23. Calculate the work done in moving a charge of 5 coulomb across 2 points having a potential difference of 25 volt. तो वर्क डन देखिए क्या होता है, वर्क डन होता है Q इंटू वी. हमें चार्ज कितना दिया गया है 5, पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना दिया गया है 25, मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली आंसर हमारा आ जाएगा 125. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. Which of the following is a property of a mixture and not a compound? मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टी होती है आपको ये पता होना चाहिए. तो देखिए ऑप्शन 1 है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसीजर. नो, ये रॉन्ग है. सेकेंड ऑप्शन है इट हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज. नहीं, ये तो पहले रॉन्ग हो गया. प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं होती, प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं. ऑप्शन सी देखिए इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स रिएक्ट. नहीं, रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं वहाँ पे. तो ऑप्शन डी इट हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन. ट्रू.
तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 25, which of the following parameter will be of highest importance if we want to separate two miscible liquid by distillation process। मान लीजिए दो miscible liquid हैं, मतलब कि लिक्विड आपस में मिक्स हो चुके हैं और उन्हें बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस हमें सेपरेट करना है, तो ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो सबसे हाईएस्ट इंपॉर्टेंस का होगा? तो वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ही यहाँ पे एक ऐसा पैरामीटर है जो दो मिक्सिबल लिक्विड्स को बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन हम इजीली सेपरेट उन्हें कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Mendeleev in his periodic table had predicted about an element called eka boron. What is it called now? तो eka boron जो था एक्चुअली में वो क्या है? स्कैंडियम। वो क्या था? स्कैंडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पे एक ट्रिक समझिए। यहाँ पे एक्चुअली एक एलिमेंट्स नहीं है, कुछ एलिमेंट्स थे जिनको मेंडलीव ने डिस्कवर किया था और उनके नाम भी कुछ रखे थे। तो उनके नाम को कैसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो, मैं आप यहाँ पे समझाती हूँ। देखिए फर्स्ट देखिए एका बोरॉन, उसको क्या नाम दिया उन्होंने? एट प्रेजेंट हम क्या बोलते हैं? स्कैंडियम। ओके, आपने एक क्रीम देखी होगी बोरोलिन। बोरोलिन, बोरोलिन आप कहाँ लगाते हो? जब बॉडी में कोई स्कार हो जाता है वहाँ लगाते हैं बोरोलिन। तो बोरोलिन, बोरोलिन से याद रखिए बोरॉन और स्कार से याद रखिए स्कैंडियम। बोरोलिन कहाँ लगाते हैं? स्कार से। बोरोलिन बी फॉर बोरॉन और स्कार से याद रखिए स्कैंडियम। सेकेंड देखिए एल्युमिनियम की बात हो रही है। एल्युमिनियम, एक का एल्युमिनियम एट प्रेजेंट हम क्या बोलते हैं उसे? गैलियम। देखिए गैलियम का अगर हम जी रिमूव कर दें तो क्या आएगा? स्टार्टिंग के टू लेटर्स क्या हैं? ए एल। ए एल किसका सिंबल होता है? एल्युमिनियम का। तो गैलियम को हम पहले क्या बोलते थे? एक का एल्युमिनियम। थर्ड देखिए यहाँ पे है एक का सिलिकॉन, जिसे एट प्रेजेंट हम क्या बोलते हैं? जर्मेनियम। इसे याद कैसे रखना है? मान लीजिए जर्मेनियम से याद रखिए जर्मनी। मान लीजिए आप जर्मनी गए, वहाँ से एक जर्मन शेफर्ड लेकर आए और उसका आपने नाम क्या रखा? सिलिकॉन। क्या आपने नाम रखा उसका? सिलिकॉन। जर्मनी से जर्मन शेफर्ड लेकर आए, उसका नाम आपने क्या रखा है? सिलिकॉन। ऐसे आप तीनों नाम बहुत इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल इज शेड ऑफ डल ब्लैक विद वेरी लिटिल विजिबल प्लांट मैटर? तो इस बहुत सिंपल आंसर है इसका। ये सब बिटुमिनस की यहाँ पे बात हो रही है जो कि लो ग्रेड ऑफ कोल है, तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 28, क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एज अ मिक्सचर ऑफ टू आइसोटोप्स, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. These isotopes are present in a ratio of 4:1. What will be the average atomic mass of chlorine? देखिए यहाँ पे हमें एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन का निकालना है और क्लोरीन के यहाँ पे दो आइसोटोप प्रेजेंट हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। जो क्लोरीन 35 है वो रेशियो उनका क्या है? 4:1 की रेशियो में है। मतलब अगर से हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो जो 4:1 है तो ये आ जाएगा 80%। 80:20%। 80% होगा क्लोरीन 35 वाला, 20% होगा क्लोरीन 37 वाला। अब हमें निकालना क्या है? एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो जब 80%, देखिए यहाँ पे 80%, 80/100 लिख सकते हैं इसे हम। 80% ऑफ 35 का है, ठीक है, प्लस 20% ऑफ क्लोरीन 37 का है। इसे जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 35.4। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 35.4 यूनिट आ जाएगा आपका आंसर। Now question number 29, which of the following method is the most suitable for separation of salt and camphor? Salt and camphor को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो सबसे इजी मेथड है सब्लिमेशन। क्यों? क्योंकि जो कैम्फर है उसमें सब्लिमेटिंग प्रॉपर्टी होती है। Now next question, question number 30, how are aerosols formed? एरियोसोल्स कैसे फॉर्म होते हैं? देखो एरियोसोल्स
एरियोसोल्स वर्ड आप देख रहे हैं? अच्छा, एक्चुअली एरियोसोल्स होते क्या हैं, इसे आप पता है कैसे याद रखो? इसे याद रखो आप, एरियोसोल से याद रखो, एयर में, जब एयर में सॉल्यूट होता है कोई, और वो सॉल्यूट लिक्विड या सॉलिड कुछ भी हो सकता है, जब एयर में कोई सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, वो लिक्विड लिक्विड या सॉलिड किसी भी फॉर्म में हो, वो क्या कहलाते हैं? एरियोसोल्स। ओके, तो आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, हाउ आर एरियोसोल्स फॉर्म्ड? तो ऑप्शन वन, व्हेन अ मिक्स्ड ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड इज सस्पेंडेड इन सम अदर लिक्विड। नहीं, लिक्विड में नहीं, मैंने क्या बोला, जब एयर में होता है ना, तो देखिए कौन से ऑप्शन में है ऐसा, इनसाइड अ सॉलिड इसमें दे रखा है बी में, तो ऐसी गलत हो गया ये तो। डिस्पर्स्ड इन अ गैस, देखिए इन अ गैस, सी ऑप्शन देखिए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या है। और फोर्थ ऑप्शन में क्या है, इन सम लिक्विड, इनसाइड लिक्विड, तो ये अगेन रॉन्ग हो गया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं हमें ये वाला। अब सी देखिए, when droplets of a liquid or solid state particles are dispersed in a gas, ये हमारा आ गया करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। We can now produce magnified image of surface of elements showing atom by using a technique called STM. What is the full form of STM? STM का full form आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। STM को full form होता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। क्या? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी, इसे आप याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। Newland's law of octave was not applicable to elements of atomic masses higher than 40। 40 किसका होता है? कैल्शियम का। इस तरह से ये बोल सकते हैं हम कि कैल्शियम, ये अप टू कैल्शियम तक ही ये एप्लीकेबल होता है, कैल्शियम के ऊपर एप्लीकेबल ये, कैल्शियम मतलब कैल्शियम के ऊपर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनमें एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। Which of the following was not the outcome of Rutherford X-ray scattering experiment? इसमें से कौन सा आउटकम नहीं है? फर्स्ट आपसे बोल रहा है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द नॉर्मल पाथ। क्या बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स डिस्प्लेस हुए थे? नहीं, ऐसा तो नहीं था। सेकेंड ऑप्शन है फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस्ड, राइट, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Few alpha particles are displaced at a greater angle. Only 2 is correct. Now moving to the next question number 34. Which of the following element is present in the highest amount percent by mass in the human body? आपसे पूछ रहा है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे चलना है। ऑप्शन में दे रखा है कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएं तो सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, वो है हाइड्रोजन। और वैसे अगर हम ऑप्शन ना देखें तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो होती है ऑक्सीजन की, 65% होता है ऑक्सीजन। देन सेकेंड नंबर पे आता है कार्बन 18.5%, थर्ड में आता है हाइड्रोजन 10% एंड देन नाइट्रोजन 3.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेशन ऑफ एन शेल इन एन एटम? तो शेल्स कैसे अरेंज होती हैं? के, एल, एम और एन। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी होती है इनकी? इसकी के की होती है 2, एल की 8, एम की 18 और एन की होती है 32। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? आंसर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है यहाँ पे। तो जब दो रजिस्टर्स आपस में पैरेलली अरेंज होते हैं तो फॉर्मूला तब क्या होता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2।
जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम तो इसका R इक्विवेलेंट निकलेगा 0.5, यहाँ का निकल के आएगा 1 और ये निकल के आएगा 1.5। जब आप इसे तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा, 3 ओम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, what will be the wavelength of a wave that is produced in air and travel at a speed of 300 meter per second at the frequency of 60,000 hertz। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे वेवलेंथ पूछी गई है, दैट इज लैम्डा आपसे पूछा गया है और आपको दिया गया है स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी होती है। जब इस वैल्यू यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो लैम्डा दैट इज 300, ये मीटर पर सेकेंड में है आंसर, बट हमें सेंटीमीटर में चाहिए, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा अपॉन 60,000। ये 4040 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। दैट इज आंसर आपका कितना आ जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। आंसर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, which of the following is not a limitation of a using hydroelectric power। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर यूज़ करने का इनमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन में पता है आप क्या करिए, ऑड वन आउट करिए, चारों ऑप्शन पढ़िए, जो सबसे अलग हो आप उसमें ट्रू फॉल्स टिक कर लीजिए, जो एकदम ऑड हो उसे आप आंसर टिक कर दीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इस तरह के क्वेश्चन करने का। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिसिटी कांट बी जनरेटेड कॉन्स्टेंटली। क्या इससे इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टिन्यूसली जनरेट नहीं की जा सकती है, तो आंसर फॉल्स है, ये ऐसा तो नहीं होता है। द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैन नॉट बी साइटेड एट अ प्लेस ऑफ आवर चॉइस। क्या हम अपनी मनपसंद जगह पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नहीं लगा सकते हैं इसमें, तो ये तो ट्रू है कि हम अपनी मनपसंद जगह पर नहीं लगा सकते, जहाँ पे वो प्लांट हो सकता है वहीं पे ही लगाएंगे। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी, there needs to be a sufficient and continuously strong water current or water had to produce energy। तो true, ये सही है। dams can be very expensive to build। true। तो फॉल, तीन ऑप्शन यहाँ पे हमारे ट्रू थे, बी सी डी हमारा ट्रू था, फर्स्ट हमारा फॉल्स था, तो जिसकी वजह से हमारा ऑप्शन ए जो कि वो हमारा फॉल्स। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम डोंट एग्जिबिट द वैलेंसी ऑफ 2। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से +2 की वैलेंसी या -2 की वैलेंसी कौन शो नहीं करता है। तो O2+ हम लिखते हैं, Mg भी 2+ होता है, Be भी 2+ होता है, बट कार्बन 2+ शो नहीं करता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4, दैट इज कार्बन। क्वेश्चन नंबर 40, टॉर्सिली इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। टॉर्सिली किससे एसोसिएट करता है, तो वो है बैरोमीटर। किससे, बैरोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पॉलीइथाइलीन टेरेप्थिलेट और पेट। तो जो पॉलीथीन होती है जनरली आपसे उसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो वो होता है दैट इज C10H8N H4 का होल N। दैट इज ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ डायमंड पूछी है, तो डायमंड की डेंसिटी 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ओके, दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, C6H12O6 किस में चेंज हो रहा है, एथेनॉल में चेंज हो रहा है। ये एथेनॉल का फॉर्मूला है प्लस CO2, ठीक है, एथेनॉल प्लस CO2। तो ये फर्मेंट, आपसे इस रिएक्शन में कैटलिस्ट पूछा गया है
ये रिएक्शन फर्मेंटेशन की है, और फर्मेंटेशन में एज ए कैटलिस्ट कौन यूज होता है? ईस्ट यूज होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। कंसीडर द रिएक्शन कॉपर प्लस आयोडीन, क्या बन रहा है? CuI2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन 1 है in the reaction a copper atom loses 2 electrons to become a cupric ion. Option 2, in the reaction iodine atom gains 2 electrons to become an iodide ion. तो देखिए यहाँ पे ये जो कॉपर है यहाँ पे इसकी वैलेंसी है 0 और ये चेंज हो रहा है Cu2 प्लस में चेंज हो रहा है, दैट इज कॉपर का हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक कॉपर है। ठीक, इन द रिएक्शन अ कॉपर एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम अ क्यूप्रिक आयन। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ पे जो ये आयोडीन है I2 भी जीरो से चेंज हो रही है -1 में। अब -1 कैसे है? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 आयोडीन है, ठीक है, I2 है ना, तो एक के पास कितना आएगा? -1। आयोडीन का यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, -1 में जा रही है वो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना 2 दिया हुआ है, इन द रिएक्शन आयोडीन एटम गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 नहीं है वो 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 46। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट करेक्ट अबाउट मोनेरा? तो इसमें से मोनेरा के बारे में कौन सा फीचर करेक्ट नहीं है, मतलब आपको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है इसमें से। फर्स्ट आपको दिया गया है दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स, तो ये ऐसा स्टेटमेंट है, ट्रू है। दे आर ऑल ऑटोट्रॉपिक, नो, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। हमें फॉल्स बताना था ना, तो सेकेंड हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर देयर? कितने ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं आपसे पूछा गया है। तो टोटल कितने हैं? टोटल 7 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। कौन कौन से हैं? HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एंड परक्लोरिक एसिड। ओके, परक्लोरिक एसिड। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने हो गए? 7 स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर देयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14? तो इसे सिंपली आप याद कर लीजिए, कार्बन की जो हाफ लाइफ होती है कार्बन 14 की, वो होती है 5730 ईयर्स। कितने? 5730 ईयर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर है 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल? मोस्ट डक्टाइल कौन सी होती है? गोल्ड, जो रदरफोर्ड ने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। मैच द फॉलोइंग इंडिकेटर्स विद द कलर दैट दे विल एग्जीक्यूट इन द बेसिक सॉल्यूशन। इनके जितने भी इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं उनको उनके कलर से मैच करना है। लिटमस कैसा कलर शो करता है? ब्लू, फिनोप्थिलीन पिंक एंड मिथाइल ऑरेंज येलो। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया? फर्स्ट का है बी, फर्स्ट बी, सेकेंड का सी एंड थर्ड का ए। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ किंगडम फंगाई। फंगाई के बारे में इसमें दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा किंगडम है वो। These are heterotrophic eukaryotic organisms. Okay, okay. सेकेंड ऑप्शन है एन एग्जाम्पल ऑफ दिस किंगडम इज मशरूम। तो मशरूम किसका एग्जाम्पल है? कौन से किंगडम का है? तो वो है फंगी का। किसका? फंगी का। क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वीक बेस? इसमें से वीक बेस कौन सा है? तो वीक बेस वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं वाटर में। वो इसका एग्जाम्पल कौन होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या? अमोनियम
हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर है 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या नहीं है इनमें से, मतलब आपको फॉल्स स्टेटमेंट्स ढूंढना है, इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट आपको दिया गया है द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपाउंड आर लोअर। नो, लोअर आयोनिक कंपाउंड का लोअर नहीं होता है, इनका हायर होता है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक बार पढ़ लेते हैं। दीज कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मॉल्टेन स्टेट, तो ट्रू, ये ट्रू स्टेटमेंट है। दीज कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर but are insoluble in organic solvents such as ether, alcohol, carbon, tetrachloride, etc. True, ये भी सही है। They are crystalline solids. True. तो बाकी तीन स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे ट्रू हैं, फर्स्ट फॉल्स है। ठीक, आयनिक कंपाउंड्स की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, लो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, पेलेग्रा डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ नियासिन। नियासिन की कमी की वजह से ही पेलेग्रा होता है। और नियासिन किसको बोलते हैं, विटामिन B3 को। किसे, विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, दो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। वैसे तो जो मेटल्स होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बट ऐसी कौन सी मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या है, गैलियम। क्या, गैलियम। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। आपसे इसमें से वाटर सॉल्युबल पूछा गया है, तो इसे आप सिंपली ट्रिक से याद रखिए इसे, कि जो विटामिन A D E K है, एडेक, इसे कैसे याद रखिए, एडेक, ADEK, ये क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल। क्या, ये हैं फैट सॉल्युबल। इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, एडेक जितने भी विटामिन हैं ADEK, ये क्या है, फैट सॉल्युबल हैं। इनके अलावा बाकी सारे विटामिन क्या हैं, वाटर सॉल्युबल। तो देखिए ADE नहीं दिया है और K, ठीक है, AD क्या है, फैट सॉल्युबल है, तीन। तो वाटर सॉल्युबल कौन सा बचा हमारा, विटामिन B, ये क्या हो गया, वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। इनमें से सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा रॉ मटेरियल नहीं है। तो लाइमस्टोन है, जिप्सम है, क्ले है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नहीं है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज CaOCl2, यह है हमारा ब्लीचिंग एजेंट जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें से आपसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछी गई है, मतलब दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करेंगी और एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगी। देखिए बाकी फर्स्ट रिएक्शन में देखिए दो चीज़ें रिएक्ट होके क्या, दो एलिमेंट्स रिएक्ट होके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारी होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट बाकी में देखिए दो दो प्रोडक्ट दिए गए हैं ना, तो वो ये जब दो प्रोडक्ट दिए हों वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, तो 58 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड बाय रिएक्टिंग फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन से क्या बनता है, बैकेलाइट। क्या, बैकेलाइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। इसमें से आपसे एल्केन की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं होती है। दे हैव हाई रिएक्टिविटी, नहीं, इनकी रिएक्टिविटी लो होती है। कैसी, एल्केन्स की रिएक्टिविटी लो होती है। दे आर ओडोरलेस, करेक्ट। दे आर कलरलेस, करेक्ट। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। ठीक है, ऑप्शन वन इज करेक्ट हो जाएगा। नॉट करेक्ट पूछा गया है ना, तो फर्स्ट सही हो जाएगा।
Which of the following carry out cellular respiration and are called powerhouse of cell? तो powerhouse of cell किसे बोलते हैं? That is mitochondria. Next question, question number 62. Myopia can be caused due to. मायोपिया किस वजह से आपसे रीजन पूछा गया है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है, फर्स्ट एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। जो आई लेंस होता है उसका कर्वेचर के बढ़ जाने की वजह से क्या मायोपिया हो सकता है, तो ट्रू। सेकंड है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, आइदर 1 एंड और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। वेयर आर द रिफ्लेक्स आर्क्स फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। तो रिफ्लेक्स आर्क्स कहाँ फॉर्म होते हैं? ये होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड में। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 64। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन कन्वर्ट्स नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन होता है N2, इसे नाइट्रोजन ऑक्साइड में कब चेंज होता है ये? तो ये होता है लाइटनिंग के दौरान। कब? लाइटनिंग के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। ओके, व्हाट इज द एवरेज डायमीटर ऑफ आई बॉल ऑफ अ ह्यूमन। जो ह्यूमन की आई बॉल होती है उसका एवरेज डायमीटर कितना होता है? वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। ओके, 2.3 सेंटीमीटर। और मिलीमीटर में बात करें तो कितना होता है? 23 mm। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। गस्टेटरी रिसेप्टर्स इज प्रेजेंट इन। गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टंग में। कहाँ? टंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली इन प्लांट्स आर स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। सिंपली आपसे ये पूछा गया है, जो प्लांट्स का जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो जो प्लांट का फूड जो स्टोर होता है वो होता है स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। जैसे पोटैटो हो गया, ठीक है, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सब क्या है? स्टोर्ड फूड है। और किस फॉर्म में होता है ये? स्टार्च के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द प्रोकार्योटिक सेल। इसमें इनमें से कौन सा प्रोकार्योटिक सेल में प्रेजेंट होता है? क्या साइटोप्लाज्म होता है? हाँ, दोनों में होता है। क्लोरोप्लास्ट? नहीं। यूकारियोट सेल में प्रेजेंट होता है ये। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? नो। लाइसोसोम? नो। तो जो प्रोकार्योटिक सेल में प्रेजेंट होता है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69। हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें कहा जाता है? ग्रिगर जॉन मेंडल को। क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में, प्लांट सेल्स ओनली, तो केवल और केवल प्लांट सेल्स में क्या पाया जाता है? देखिए इसे कैसे याद रखना है। पी फॉर प्लांट और पी फॉर प्लास्टिड। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं केवल और केवल प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। किसमें? प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मलेरिया पैरासाइट। तो मलेरिया के पैरासाइट को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स preferentially absorb UV rays and its high energy breaks the chemical bond within these molecules। तो सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं उनका जो मेन इफेक्ट है वो किस में होता है? डीएनए में, प्रोटीन में, क्रोमोसोम में, या कार्बोहाइड्रेट्स में, या क्रोमोसोम्स में? किस में होता है? तो ये होता है डीएनए एंड प्रोटीन। किस में? डीएनए एंड प्रोटीन में। ओके, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73।
Consider the following statement about an air pollutant. It is produced, first option है, it is produced by the incomplete combustion of fuels like petrol, natural gas, coal and wood. Second option है, it is colorless and odorless. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं ये किस एयर पॉल्यूटेंट के बारे में है? तो ओडरलेस, कलरलेस कौन होता है? और वो प्रोड्यूस होता है इनकम्प्लीट कंबक्शन की वजह से, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड. क्या? ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड. क्वेश्चन नंबर 74. Question number 74. Mendel selected how many pair of contrasting characters of pea plant for his experiment? कितने select किए थे contrasting pair? वो क्या थे? 7. कितने? 7. Question number 75. Many invertebrates like planaria and some vertebrates like lizard replace lost body parts by the process of. देखिए जैसे प्लेनेरिया होता है और जैसे लिजर्ड होती है, आपने देखा होगा जो लिजर्ड होती है उसकी पूंछ अगर टूट जाती है या फिर मतलब रिमूव किसी भी रीजन से रिमूव हो जाती है तो धीरे धीरे उसकी जो पूंछ है न्यू आ जाती है. इस प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन. क्या? रीजनरेशन. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. और ये सारे वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स में नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं जिनमें ये प्रोसेस पाई जाती है. क्वेश्चन नंबर 76. लिस्मानिया इज अ पैरासिटिक प्रोटोजोआ विच कॉज डिजीज. लिस्मानिया से कौन सी डिजीज होती है? वो है काला आजार. क्या? काला आजार. और ये कौन सा वेक्टर इसको कौन से वेक्टर से ये फैलती है? वो है सैंड फ्लाई. क्या? सैंड फ्लाई. क्वेश्चन नंबर 77 है बायोमैग्निफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू डिस्टर्ब्ड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड अल्टीमेटली थिनिंग ऑफ एक्शेल ऑफ बर्ड्स. आपसे इसमें पूछ रहा है कि जो नीचे लिखे गए जो टॉक्सिकेंट्स दिए गए हैं इसमें से ऐसा कौन सा टॉक्सिकेंट है जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से. बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की कंसंट्रेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ना. तो इसमें से ऐसा कौन सा है जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है. बर्ड्स में क्या होता है? जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है और जो मतलब अंडे जो देती हैं जो अंडे का शेल होता है, जो एक्शेल होता है वो बहुत ही पतला होता है जिसकी वजह से प्रीमेच्योरली ही वो एग क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है. तो इसमें से कौन सा है? दैट इज DDT. क्या? DDT. क्वेश्चन नंबर 78. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 42 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स emerge फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. नो, ये फॉल्स है. सेकेंड, 21 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स emerge फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. नो, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है. नेक्स्ट ऑप्शन, 12 पेयर्स ऑफ cranial nerves emerge from the brain. Yes, this is true. This is true statement. Question number 79. How many enzymes are there in a pancreatic juice? Pancreatic juice में कितने enzymes present होते हैं? टोटल कितने होते हैं? 6. कितने? 6 enzymes are present in pancreatic juice. Question number है 80. Which of the following crop is a major source of protein for energy requirement? एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए मेजर सोर्स कौन सा है प्रोटीन का? दैट इज पिजन पी. क्या? पिजन पी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 81. नाउ डिसिप्लिन 5 के क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 81. In which cropping pattern does the farmer get 2 crops simultaneously at one time or within a short interval of time from the same field? तो ये कहलाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग. क्या? मिक्स्ड क्रॉपिंग. क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न है जिसकी वजह से फार्मर्स को क्या होता है? कम समय में ही 2 क्रॉप्स मिल जाती हैं. तो वो क्या होता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग. मतलब
मोर देन टू या मोर देन टू क्रॉप्स का एक साथ उगाना, ठीक है, दैट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, in India distribution through the ration system was initiated in। तो राशन सिस्टम इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? यह स्टार्ट हुआ था 1942 में, जब बंगाल फेमाइन पड़ा था, उसके बाद से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है। तो 1940s में, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 1940s में स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83, What is the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, हाउ मेनी डिफरेंट स्पीशीज डू इंडिया कैटल बिलोंग टू? कितनी स्पीशीज हैं इंडिया में कैटल की? ओके, तो कैटल रियरिंग के लिए मेनली टू स्पीशीज ही हैं, काऊ एंड बफेलो। क्या? काऊ एंड बफेलो। क्वेश्चन नंबर 85, कैरेट ग्रास केम टू इंडिया व्हेन इंडिया इंपोर्टेड। तो कैरेट ग्रास इंडिया में कब आई थी? इंडिया जब यूएसए से वीट मंगवाया गया था, उस वीट के साथ में ही कैरेट ग्रास आई थी। इस कैरेट ग्रास को हम कांग्रेस वीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांग्रेस वीड। और इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है? पैरेंथीनियम। क्या? पैरेंथीनियम। ये एक प्रकार की वीड है जो बहुत ज़्यादा फैल जाती है। क्वेश्चन नंबर है 86, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज वैरायटी इम्प्रूवमेंट डन? फर्स्ट है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, सेकेंड वाइडर एडेप्टेबिलिटी। तो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, हाउ मेनी वेज आर देयर फॉर ऑब्टेनिंग फिश? तो फिश ऑब्टेन करने के कितने मेथड हैं? देयर आर 2 मेथड, वन इज कैप्चरिंग फिश एंड सेकेंड इज कल्चर। ओके। क्वेश्चन नंबर है 88, ताजमहल is also a victim of pollution which has led the same to suffer from marble cancer। जैसे मार्बल, जो आपने देखा होगा, जो ताजमहल है पहले वाइट था, एकदम वाइट मार्बल का था, बट येलोइश पड़ने लगा है, और येलो जो पड़ रहा है उसे हमने क्या नाम दिया है? मार्बल कैंसर। क्या? मार्बल कैंसर। ये क्यों होता है? एसिड रेन की वजह से। क्यों? एसिड रेन की वजह से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 89, which of the following nutrients is provided to plants by fertilizer? फर्टिलाइजर के थ्रू कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं? क्या नाइट्रोजन है? हाँ है। फॉस्फोरस? यस। पोटेशियम? यस। तो 1 2 3 तीनों ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द process of separation of solid from the liquid by allowing the former to settle down and pouring of the later? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे सॉलिड पार्टिकल्स, देखिए लिक्विड में कोई, मान लीजिए लिक्विड है, लिक्विड में कोई सॉलिड पार्टिकल्स हमने डाला, सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन हो गए और लिक्विड ऊपर बचा है उसको हम धीरे स्लोली किसी दूसरी चीज़ में निकाल दें। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डीकैंटेशन। क्या कहते हैं? डीकैंटेशन। और जो लिक्विड सेपरेट होता है उसे बोलते हैं डीकैंटेड लिक्विड। क्या? डीकैंटेड लिक्विड। और प्रोसेस को बोलते हैं डीकैंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 91, विच ऑफ द फॉलोइंग को करिकुलर एक्टिविटीज इट्स नॉट रिलेटेड टू द मोटर डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट? इसमें से कौन सी एक्टिविटी बच्चे के मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है? फर्स्ट, क्ले मॉडलिंग। क्या ये है। किचन एंड फ्लोर गार्डनिंग। यस, बिल्कुल है। सी है न्यूज़पेपर रीडिंग। नो, न्यूज़पेपर रीडिंग तो ये तो ना मोटर स्किल्स में तो नहीं आती है ये। और फोर्थ है बुक बाइंडिंग। यस, ये भी है। तो इसमें से कौन सी नहीं है मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड? वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 92. Which of the following is not a process by which children learn? इसमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे बच्चा नहीं सीख पाता है कोई भी चीज़ हो? फर्स्ट है इमिटेशन, मतलब नकल करना। दूसरा है ऑब्जर्वेशन, मतलब देखना और फिर समझना, फिर उसे अपने तरीके से करना। तो दोनों ही प्रोसेस से बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, चाहे वो नकल करना हो चाहे ऑब्जर्वेशन करना हो। तो बोथ ऑप्शन, नाइदर वन एंड नाइदर टू। इसका क्या आपसे पूछा, नॉट अ प्रोसेस, बट दोनों ही प्रोसेस हैं यहाँ पे। तो हमारा क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, नाइदर वन और टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93. इन विच ईयर डिड ई एल थॉर्नडाइक डेवलप द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग? जो थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी है वो किस ईयर में आई थी? वो आई थी 1913 में। कब? 1913 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग CCE? तो CCE के अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट है इट इंडिकेट्स ओनली द समेटिव इवैल्यूएशन। ओनली वर्ड का यूज ही नेगेटिव है यहाँ पे, ये ओनली होएगा ही नहीं यहाँ पे। तो इट इंक्लूड्स ओनली द समेटिव इवैल्यूएशन, नहीं, ये नहीं है। इट्स फुल फॉर्म इज कंप्लीट एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, नहीं, गलत है। इट इज यूज्ड टू प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट, यस, CCE कहता है ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 95. Which of the following chapters of the Right to Education Act 2009 provide for the duties of appropriate government, local authority and parents? ये है चैप्टर 3। क्या? चैप्टर 3। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 96. Which of the following section of the Right to Education Act 2009 provide for the constitution of State Advisory Council? तो इसमें से कौन सा एक्ट है, सॉरी कौन सा सेक्शन है? दैट इज सेक्शन 34। क्या है? सेक्शन 34। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड लॉज एंड प्रिंसिपल आर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस, एग्जाम्पल्स एंड एक्सपेरिमेंट? ऐसा कौन सा प्रोसेस है? वो है इंडक्टिव मेथड। क्या? इंडक्टिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 98. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सेक्स? इसमें से कौन सा सेक्स का फीचर नहीं है? फर्स्ट है इट इज अ नेचर मेड, नो, इट इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, अच्छा को सॉरी इस क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा फीचर नहीं है। तो फर्स्ट इट इज अ नेचर मेड, यस ट्रू। इट इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, यस ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज इंडिविजुअल बेस्ड, यस करेक्ट। इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, नो, कोई सेक्स में टाइम चेंज होने से सेक्स चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. Question number 99. At which stage the child should be engaged in learning principles of science through familiar experiences, working with hands to design simple technological units and modules, and continuing to learn more on environment and health through activities and surveys? आपसे इसमें सिंपली पूछा जा रहा है कि किस स्टेज में बच्चे को एंगेज होना चाहिए, किसमें? डिज़ाइन टू डिज़ाइन सिंपल टेक्नोलॉजिकल यूनिट एंड मॉड्यूल्स। इन सब चीज़ों में बच्चे को मतलब किस एज में एंगेज होना चाहिए? तो एकदम पैदा होते ही तो एंगेज हो नहीं जाएगा, तो प्राइमरी स्टेज तो होगा नहीं, ये होगा अपर प्राइमरी स्टेज का, अपर प्राइमरी स्टेज में। आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 100. Under which organization aided project did NCERT develop an instrumental material titled Science is Doing? Science is Doing ये किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत था? ये था यूनिसेफ के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यूनिसेफ।